नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, उसकी बात करने वाले हैं। और उस रिमेनिंग पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जो तंतु हैं उन सब में जो वस्त्र निर्माण हेतु जो तंतु काम में आ रहे थे, फाइबर्स, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पादपों से प्राप्त तंतु। देखिए, कुछ पादप तंतु, उनमें सबसे पहले बात करेंगे रुई, जिसको आप कॉटन कहते हो। देखिए, क्या आपने कभी तेल से लैंप के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दी, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो देखिए, लैंप लाइटनिंग आप लोगों ने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पे भी हम लैंप लाइटिंग करते हैं, दीपक जो जलाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रुई से दीपक बनाकर उसके अंदर लगाते हैं। दूसरा चीज़, जो अपने गद्दे होते हैं, रजाइयाँ होती है, तकिए होते हैं, उनमें भी रुई भरी जाती है। तो रुई से आप अच्छे से वाकिफ़ हो। कुछ रुई लीजिए, आपको क्या करना है, थोड़ी रुई लेनी है, उसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी होती है। तो जब आप इसको खींच कर देखोगे तो उसके अंदर रेसे रेसे से नज़र आएंगे आपको। बारीक बारीक बाल से भी बारीक रेशे होते हैं। वो बारीक रेसे किससे निर्मित होते हैं? वो बारीक रेसे जो है कपास के ही होते हैं। और ये होते क्या हैं, इनको कहते हैं कपास के तंतु। देखिए, रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि कपास की फसल हेतु या कपास की कृषि हेतु कौन सी मृदा और कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो मृदा जो है वो काली होनी चाहिए और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास के पादप के फल, जिसे कपास गोलक कहते हैं, लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है तथा अब कपास तंतु से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लू यानी रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपने कपास का पौधा नहीं देखा है तो आपने आंकड़े का पौधा देखा होगा, उसमें भी एक डोडा आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का गोल गोल सा डोडा कपास के जो पादप होते हैं उनमें भी होता है। जब वो डोडा पूरी तरह से पक जाता है, ठीक है, उस डोडे को कहा जाता है कपास गोलक। जब वो डोडा पूरी तरह से पक जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाता है, खुल जाता है। और खुलते ही उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद जो कॉटन होता है, रुई होती है, उस रुई के अंदर ही बिनोले होते हैं। तो बिनोलों सहित वो रुई बाहर चमकने लगती है और ऐसा लगता है पूरा का पूरा खेत की मानो बर्फ़ से ढका हुआ हो। देखिए, ये आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। ये जो कॉटन के जो गोलक है, खुलने के बाद कॉटन इस तरीके से नज़र आता है उसके अंदर। तो पूरा खेत जब इस तरीके से नज़र आएगा तो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ हो। देखिए, साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कफ्तन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, कपास ओटता हुआ एक कारीगर आपको दिखाया गया है, एक मजदूर आपको दिखाया गया है जो कपास ओट रहा है। दूसरा आता है जूट या पटसन। देखिए, जूट या पटसन जो गेहूँ वगैरह भरने की जो बोरियां आती है, जो टाट होता है, वो कपास या पटसन से बनाया जाता है। ये जूट या पटसन से बनाया जाता है, कपास से नहीं बनता बच्चों, जूट या पटसन से बनता है। ये भी एक पौधे से प्राप्त फाइबर होता है, तंतु होता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है।
भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो एक्चुअली क्या होता है, जो पटसन का पादप होता है, वो पटसन का पादप बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट सा होता है, सीधा होता है और 5 से 6 फुट लंबा होता है। उसे क्या किया जाता है, जब वो उसकी लंबाई पूरी हो जाती है तो उसे काट कर छोटी छोटी गठरियाँ बनाकर पानी के अंदर उसको डाल दिया जाता है और कम से कम महीने 20 दिन तक पानी के अंदर उसको डुबोए रखा जाता है, ताकि उस तने के ऊपर जो छिलका है वो गल जाए। और जब वो छिलका गल जाता है तो आसानी से उसे उस तने से पृथक कर लिया जाता है और उस छिलके से ही ये तंतु बनाया जाता है पटसन का। देखो, सूती तागे की कताई कैसे की जाती है। आप स्वयं सूती तागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचे तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? देखिए, रेशू से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशू से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो कताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तकली का। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है, जो गांधी जी चलाया करते थे। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया। 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। देखिए, तागे से वस्त्र कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ, इनमें 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। पहला है बुनाई। देखिए, क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचकर दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट पर कटाऊं से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी से में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखिए, डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप पहले ए और बी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, शीट को काटें। फिर उसके बाद बी में ये बुनाई करते हुए दिखाया गया है और सी में बुनाई करते हुए दिखाया गया और डी के अंदर आपको पूरी तरह से ये एक बना हुआ दिखाया गया कागज़ की शीटों से। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। देखिए, करघे पर तागों को बुनकर कपड़ा बनाते हुए यहाँ पे दिखाया गया आपको।
एक विशेष प्रकार की बुनाई क्या होती है। देखिए, क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? क्या स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किस एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है? क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी ही बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों से की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतु से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो नारियल का जो बाहरी खोल होता है उसके ऊपर जो तंतु होते हैं उनसे भी तंतु निकालकर वस्त्र आदि बनाने का काम किया जाता है। बच्चों, अब आगे का जो पोर्शन है वो है वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। इस वस्त्र सामग्री के इतिहास की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों, बार बार देखिएगा ताकि जो वस्त्रों के निर्माण हेतु जो फाइबर्स हम यूज करते हैं किस तरीके से उन फाइबर्स को प्राप्त किया जाता है, किस तरीके से उनकी बुनाई की जाती है, किस तरीके से वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो नॉलेज है वो इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।